नमस्कार साथियों, आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक चर्चा को करने के लिए। ये जो चर्चा है वो मुख्य रूप से केंद्रित है एक किताब जो हमारे दर्पण सिविल सर्विसेज के द्वारा निकाली गई है, दर्पण पब्लिकेशन के माध्यम से। तो उस पर चर्चा करने के लिए ये किताब जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। उनको कई सारे स्तर पर ये किताब मदद करने वाली है। मेंस के स्तर पर देखिए, अंतिम जो होता है एक प्रीलिम्स परीक्षा का फेस होता है जिसमें खासकर आपको केवल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप सेलेक्ट होते हैं, मुख्य परीक्षा देने जाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के बीच में कई चीज़ों को लेकर भ्रांतियाँ बनी रहती हैं। सबसे पहली भ्रांति उनके प्रश्न कैसे आने वाले इस विषय को लेकर कि प्रश्न क्या आएंगे, है ना। वो प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे मैंने पहले लगातार कई समय से उत्तर लेखन करवाते आए हैं, उन उत्तर लेखन में सामान्य प्रश्न दे दो तो बहुत अच्छे से उत्तर लिख लेंगे, लेकिन अगर प्रश्न की प्रवृत्ति में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखा गया तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ उनके उत्तर में भटकाव नजर आ जाता है। एक बात। दूसरा, प्रश्न समझ लिया तो प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखना है इस पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और ऐसी बहुत सारी दुविधाएँ एमपीपीएससी मेंस देने वाले जो अभ्यर्थी है उनके सामने बनी रहती है। तो उन दुविधाओं को सॉल्व करने का एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया है एक किताब के माध्यम से। जो किताब है एमपीपीएससी मेंस सॉल्व पेपर। ये सॉल्व पेपर जो है वो 1989 से 2020 तक का है। तो ये ऐसा क्यों किया कि इतने लंबे समय 31 वर्ष के पेपर के उत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत करने पड़ा। टोटल 31 वर्ष है ये क्यों किया, तो पहले चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका रीज़न ये था 31 वर्ष मेरा जितना भी पीएससी को लेके अनुभव है, जितने पुराने पेपर देखे उसमें जो अनुभव है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये मिली कि एमपीपीएससी का जो ट्रेंड है उनमें सिलेबस बदल रहा है। 89 में कुछ सिलेबस था, 2001-2 में कुछ दूसरा सिलेबस था, देन एक बार सिलेबस में बदलाव हुआ, 2014 में मेंस के सिलेबस में बदलाव हुआ, उस समय कुछ और सिलेबस था, और 2020 में एक और बदलाव हुआ। लेकिन जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वो वही बनी रही। मतलब जो प्रश्न पूछ रहा था, जो 89 में चोरा चोरी कांड पूछा गया, वो आज शायद 2020 के प्रश्न में भी वही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न जो थे वो लगभग सेम प्रवृत्ति के रहे। टॉपिक आपको सिलेक्टेड है, मतलब जो अंदर गहराई है वो एक जैसी रही, प्रश्न लगभग एक ही प्रकृति के रहे। तो उसके लिए प्रयास किया गया कि जो प्रश्न थे जो पहले से आते थे, जो रिलेवेंस हैं, उनको बेहतर तरीके से आपके सामने रख दे और उनको ही रखें जो आज के सिलेबस से संबंधित। पहले बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते थे, ऐसी यूनिट होती थी जिनके आज रिलेवेंस ही नहीं है, तो उनको नहीं रखा। जो काम के थे उनको पूरा रखने का प्रयास किया। ये काम के कब से, मतलब 1989 से 2013 तक के। तो जो आपके आज के सिलेबस से मर्ज हो रहा है, आपके सिलेबस से ये रिलेट कर पा रहा है, उनको हमने रखने का प्रयास किया। एक तो ये काम किया। दूसरा, 14 से लेकर 20 तक के, मतलब आप 2014 का, 15, 16, 17, 18, 19 का जो लेटेस्ट हुआ और 20 का पेपर देखे तो क्वेश्चन लगभग कमोबेश एक ही जैसे आए। तो उन सारे प्रश्नों को तो पूरा तरीके से, मतलब इनमें से सेलेक्टिव तरीके से, और 2014 से लेकर 2020 तक के लगभग सारे ही प्रश्नों को, है ना, लगभग सारे ही प्रश्नों को यहाँ पे समाहित करने का प्रयास किया। तो एक बात, जो पहला मुद्दा था कि भाई इतना लंबा, इतने सारे ईयर के क्यों क्वेश्चन पेपर डाले, इससे थोड़ी किताब बल्कि भी हो गई है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जो मेंस में तैयारी कर रहे हैं उनको चीज़ों का गहन नॉलेज होना चाहिए, उसके बगैर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो एक बात तो ये किया, है ना। तो इससे लगभग मतलब पहले जब इनिशियल में हमने शुरुआत की थी तो हमें ये लग रहा था कि कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 2000 के आसपास जाएगी, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए तो वो लगभग 2500 से 2700 के आसपास प्रश्न पहुंच गए हैं। एक बात तो यहाँ पे कि प्रश्न क्यों दिए। अब ये 2700 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से आप ये मानिए कि बहुत सारे जो प्रश्न है वो या तो रिपीट हो सकते हैं या उससे मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका आपको फायदा क्या हो सकता है, तो आपको पता चल सकता है कि एमपीपीएससी के सेलेक्टिव टॉपिक पे ज्यादा फोकस करती है। उस फोकस पे हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारी समझ का स्तर बढ़ेगा, और अगर वैसे कोई प्रश्न आ गया तो उस प्रश्न को हम एग्जाम में
लिख पाएंगे। शायद हो सकता है कि अगर 3 अंक का प्रश्न आए, हम सामान्य रूप से लिखते हैं तो 2.5 अंक मिलते हैं, अब हो सकता है 3 अंक मिलेंगे, या हमें 1.5 मिलते हैं तो 2 मिल सकते हैं, 2 मिलेंगे तो 2.5 अंक मिल जाएंगे। एक बात तो यह रही कि आपको प्रश्न बेहतर तरीके से समझा जाएंगे। तो पहला इसमें प्रयास था कि हमने प्रश्नों को यहाँ पे देने का प्रयास किया है, प्रश्नों का संग्रह, उनके मॉडल आंसर लिखे। अभी देखते हैं कैसे उनके आदर्श रूप में हमने लिखने का प्रयास किया। दूसरा यह किया है कि लगभग हमने यहाँ पे अभ्यास प्रश्न डाले हैं। अभ्यास प्रश्न ये बहुत ज्यादा तैयार होते हैं, मतलब समस्या होती है एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ते समय ये समझ नहीं आता कि यार कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा प्रश्न नहीं आ सकता। इस समस्या का समाधान, आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो रही, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो रही, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दिए, लगभग 100 प्रश्न 3 मार्क के डाल दिए, लगभग 50 प्रश्न 5 मार्क के डाल दिए, और कुछ प्रश्न हमने वहां पे लगभग 20-30 प्रश्न जहां पे जिस यूनिट में जितना संभव लगा वो प्रैक्टिस के लिए डाल दिए 11 मार्क के। अब ये प्रश्न जब आप देखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि यार ये टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप उस प्रकार की अप्रोच डेवलप कर पाओगे, पढ़ने में अपना समझ को विकसित कर पाओगे। तो दूसरा प्रयास यह था कि इसमें संभावित प्रश्न, ये संभावित प्रश्न एक प्रकार से आपको एक टेस्ट सीरीज के रूप में काम करेंगे। जैसे आजकल टेस्ट सीरीज का काफी ज्यादा चलन है, हर व्यक्ति टेस्ट देता है ना, लेकिन यहाँ पे अपने आप आपको एक विस्तृत संग्रह मिल गया है जो लगभग 5-6 हजार के आसपास है ना, काफी सारे हैं। उनमें आपको क्या आइडिया मिलेगा, जब आपका वो यूनिट पढ़ के कंप्लीट किया, आपने मानो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के खत्म हुआ, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को देख लो, अगर आप उन क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, देन आपकी पढ़ाई सही दिशा में चल रही है। अगर आप उनको नहीं लिख पा रहे तो देन आपकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो अभी कमियां हैं। आपको हो सकता है कि अपने कंटेंट को इंप्रूव करना पड़े, हो सकता है कि अपनी पढ़ने की अप्रोच को बदलना पड़े, तो वो एक काम ये मदद करेंगे। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे देखी गई है, वो ये देखी गई कि एमपीपीएससी में कई सारे जो प्रश्न हैं वो अदर पीएससी से उठाए गए हैं, है ना। आप अगर सही तरीके से आप अध्ययन कर रहे होंगे, आपने पहले मेंस की तैयारी पूरी तरह से कर ली, तो आप मेरी बातों से पूरी तरह सहमत होंगे। जैसे पिछले बार एक प्रश्न आया है ना, पिछले बार प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रश्न बहुत सिंपल था, लेकिन जस्ट कुछ दिनों पहले राजस्थान पीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो थोड़ा सा एमपीपीएससी में बोला जाता कि थोड़ा सा टफ नेचर का था, एक प्रश्न आया हुआ कि भाई प्राचीन भारत में मध्य पूर्व एशिया के साथ संपर्क बताइए। अब ये मध्य पूर्व एशिया का प्रश्न जब आया था, उस समय पे ज्यादातर लोगों ने ये प्रश्न छोड़ के आए थे। प्रश्न छोड़ के क्यों आए थे? क्योंकि उनको इस प्रश्न के बारे में, है ना, इस प्रश्न के बारे में नहीं पता था, ऐसा प्रश्न भी आ सकता। उन्होंने लिखा भी था तो वो विलप किया था। अब इसमें दिक्कत क्या होती है ना, जब लिखा है तो उसमें विलप किया, तो अब आपको पहले ही लगेगा कि यार ऐसा प्रश्न आ सकता है ना, पहले ही आपको क्या लगा कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो वो आपको कहां पे मिल जाएंगे, या तो वो यूपीएससी के प्रश्न होंगे या स्टेट पीएससी के प्रश्न होंगे, तो उनमें आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। उनसे आप एक अप्रोच लगा पाओगे। जब आपकी पूरी तैयारी हो गई तो आपको दूसरी पीएससी पे देखना चाहिए कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो जो प्रश्न छूट सकते हैं, मतलब ये कब की बात है, ऐसे प्रश्न कब होता है, जब 300 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 289 मार्क्स के प्रश्न आपने कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये जो चीजें हैं, है ना, उसके बाद ये आपको जरूरत पड़ती है कि एक भी प्रश्न हमारी गलतियों से ना छूटे, या हमने उस आयाम में, उस अप्रोच में नहीं सोचा हो, इसलिए ना छूटे, तो वो नहीं छूटेगा यहाँ से, है ना। क्योंकि आप सारी पीएससी, उसमें पीएससी हमने यूपीएससी को ज्यादातर फोकस रखा है, उसके बाद यूपी पीएससी काफी बेहतर तरीके से, साथ ही साथ बिहार पीएससी, साथ ही साथ अगर हम देखें तो राजस्थान पीएससी, है ना, कम हो पाई है लेकिन राजस्थान पीएससी के भी, और कुछ प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी के भी समाहित किए हैं जो आपकी यूनिट से रिलेवेंस है। अब ऐसा तो यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर भी है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर हमारे सिलेबस में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, तो आर्ट एंड कल्चर को नहीं रखा, लेकिन जो पोर्शन हमारा सिलेबस में रिलेवेंस करता है उसको भी रखने का एक प्रयास किया है। तो ये कुछ चीजें थी जो बेसिक, वैसे तो सारी चीजें कवर पेज पे आपको समझ ही आई थी, लेकिन रखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये मतलब इसको ये था, उस ऑब्जेक्टिव को बताया। अब इसकी एक और चीज, मतलब ये भी हमने यहाँ पे दिया है, वो कैसे आपकी मदद करेगी। तो देखिए, जो चर्चा मैंने पहले की थी उसी को दोबारा से कर लूं कि एक बात कि नए अभ्यर्थी हैं तो उनको प्रश्नों, कैसे प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है। आपने पीएससी की तैयारी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले शुरू करी। अब पीएससी की तैयारी में केवल ये तो है नहीं कि प्री ही पढ़ के निकल जाएंगे, उसमें पूरी समझ बनानी पड़ेगी। तो मेंस में किस प्रकार के अप्रोच बनना है, अभी की पीएससी की तैयारी में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही। व्यक्ति पहले प्री की तैयारी करता है, अब प्री से मेंस के बीच में 3 महीने 4 महीने का समय मिलता, फिर मेंस की तैयारी करता, तो उसकी तैयारी कोई हो ही नहीं पाती और बार बार वो दुश्चक में फंसा रहता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तैयारी करता,
हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करें तो एक सिंगल डायरेक्शन के साथ दोनों अप्रोच को, प्री मेंस को एक साथ लेके करें। अब मेंस की तैयारी आपने शुरू तो कर दी, लेकिन पता नहीं चल रहा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, वो पता ही नहीं चल रहा। तो उसमें ये आपकी मदद करेगी किताब। आपने यूनिट उठाया, आपने हिस्ट्री की यूनिट उठाई, ज्योग्राफी उठाया, पॉलिटी उठाया, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सामने किताब रखी तो आपको पता चल जाए, अच्छा एमपीपीएससी में 1989 से 2020 तक इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो उसको समझ को विकसित करने में यह मदद करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है ना, तो नए अभ्यर्थियों के लिए एक अप्रोच यह है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, खासकर जो सब्जेक्ट ज्यादातर लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो पहले नहीं पढ़े होते हैं। मानो ज्योग्राफी की टेक्नोलॉजी वाली यूनिट हो गई, आपदा प्रबंधन वाली यूनिट हो गई, या सोसाइटी वाली यूनिट हो गई है, या पेपर सेकंड में जनसंख्या वाली यूनिट हो गई है, या पब्लिक एड की यूनिट हो गई है। तो ये यूनिट पहले नहीं पढ़ते प्री के साथ, तो इनमें भी वहां पे आपको अप्रोच पता चल जाएगा, भाई इतना पढ़ना है, इतना आयाम है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं, एक ये आए हुए हैं और इनकी संभावना है। तो ये बातें यहां पे आपकी हो जाएगी। दूसरी, जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको उत्तर कैसे लिखना, क्योंकि हर प्रश्न का एक उत्तर लिखा है। उत्तर जब आप इसमें देखेंगे, मैं कुछ उत्तरों को बताया, तो उत्तर में लिखते समय बहुत सटीक तरीके से ध्यान रखना है कि निर्धारित शब्द सीमा क्या होगी, कंटेंट क्या आना चाहिए, डायग्राम क्या बनना चाहिए, वहां पे इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, प्रत्येक बात पे चर्चा हुई। तो कई बार एमपीपीएससी के बहुत लंबे समय से, 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको उसकी समझ नहीं बन पाती कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखें, बॉडी को कितने हिस्सों में बांटे। क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं तो दोनों हिस्सों का कितना वेटेज दें, एक हिस्से को कई बार वो 50% वेटेज दे देते हैं, है ना। कई बार मान लो प्रश्न 3 हिस्सों में है तो एक हिस्से को 50% दे दिया, बाकी 2 को 25-25। ऐसा नहीं करना भैया, 3 हिस्सों में प्रश्न पूछा गया तो तीनों हिस्सों को 33% वेटेज देना। 2 हिस्सों में बांटा गया तो दोनों को 50-50% वेटेज देना, है ना। क्वेश्चन अगर कारण, विशेषता, महत्व के रूप में है तो पॉइंट वाइज लिखना है। तो इन सब चीजों को कब समझ पाओगे, तो इन सब चीजों को आप इस के उत्तरों से समझ पाओगे। जब आप उत्तर देखोगे, हर यूनिट के उत्तर देखोगे, तो उसको बहुत बेहतर करने का प्रयास किया है। अब इसके साथ ही साथ पूर्व में चयनित हो चुके या इंटरव्यू तक पहुंच चुके, जो इंटरव्यू में चले गए, उनके साथ भी क्या है कि आप नीचे वाली पोस्ट पर चयनित हुए हो, है ना, आप कहीं पे इंस्पेक्टर बने हो, या आप पहले से इंटरव्यू वाले राउंड में पहुंच गए हो लेकिन इंटरव्यू के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे लोगों को भी ध्यान दिया गया। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उत्तर तो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन कुछ बुनियादी गलतियां करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो वहां पे कुछ लोगों के साथ होती है कि वो इंट्रोडक्शन में हमेशा जो करते हैं वो एक सिंगल लाइन में इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, या एक सिंगल अप्रोच के साथ इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, या इंट्रोडक्शन में जब कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आप प्रत्येक कंक्लूजन में अतः लिखते जाएंगे। तो ये कमी होती है। उनको समझ पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्नों को तोड़ा कैसे जा सकता है, अलग अलग प्रकार से प्रश्नों की आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। जब वो गहन तरीके से किताब को पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें भी मिलेंगी। इस बात को मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, यानी ये मैं खुलेआम दावे के साथ बोला कि अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए, पहले से सेलेक्ट हो गए, तो आप जरूर पढ़ें, है ना। अगर आप पहले से चयनित हो तो आप पढ़ेंगे, है ना। आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यार इसमें कुछ ना कुछ आपने जो अपने उत्तरों में लिखा होगा, जिससे आप फाइनल अंतिम तरीके से चयनित हुए होंगे, उससे भी कुछ बेहतर मिलेगा। ये मतलब मैं शायद प्री में पहली बार तैयारी करने वालों को इतने नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं, लेकिन जो पूर्व में चयनित हो गए हैं, है ना, जिन्होंने अच्छी पोस्ट पा ली है, इवन वो 2nd ग्रेड की पोस्ट भी पा ली है, तो भी मैं उनसे बोलता हूं कि उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि वो जान पाएंगे कि उन्होंने क्या कमी रही थी जिससे वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए, है ना। जिससे वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए तो वहां पे ले जाने का काम ये जरूर करेंगे। और फिर क्या बोलेंगे, है ना, इंटरव्यू तक जो पहुंच गए उनको भी बहुत सारे नए डाटा फैक्ट भी मिलेंगे कि वो अपने प्रश्नों में फैक्ट कैसे डाटा डालें, करंट अफेयर्स का उपयोग कैसे करें, पाई चार्ट का उपयोग कैसे करें, लाइन डायग्राम का उपयोग कैसे करें। वो प्रयास जितना संभव हो पाया डिजाइनिंग के स्तर पे। एक कमी वहां पे रहती है कि बहुत सारी चीजों को जब आप किताब के रूप में रख रहे होते हैं तो डिजाइनिंग भी एक फैक्टर होता है। वो बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन में हम अगर उत्तर लिख के दें आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में तो और ज्यादा बेहतर दे देंगे। डिजाइन हर पेज में अगर डिजाइन करवाएंगे तो पेज का साइज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कम है लेकिन प्रयास वहां पे भी पूरी तरह से किया गया है।
फिर एक और यहाँ पे है कि अभी जो एमपीपीएससी की पूरी इंटेंस तरीके से तैयार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत तो उनको ही है कि भाई हमारी तो पूरी तैयारी हो गई, हमारा एग्जाम देना था नवंबर में, अब वो नवंबर का एग्जाम मार्च में चला गया, 19 वालों को दोबारा से देना पड़ा। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तैयारी हो गई, लेकिन आपके कई बार डाटा कलेक्शन के लिए आपको परेशान होना पड़ता। डाटा कलेक्शन के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाओगे, अलग अलग रिपोर्ट पढ़ोगे तो भी सटीक डाटा नहीं मिलता। इसमें प्रयास किया है, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं बोलता कि यार पूरी तरह से 100% डाटा दे दिया, लेकिन प्रयास किया कि अधिकतम डाटा एक जगह कंपाइल करके दे दिया जाए। जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में हमने डाटा को ऐड किया है, और वो डाटा से क्या होगा, आप को रिलेट कर पाओगे कि इसका उत्तर में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना, उस उत्तर में आपको देने का प्रयास किया है ना। डाटा को भी देने की अलग अलग विधियां होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स में डाटा दो तो भाई वहां पे आप ग्राफ बनाकर डाटा दो तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होता है ना। अगर आप डाटा को सोशल में दे रहे हो तो उसको उस हिसाब से डाटा को देना है ना, यूज करना, कंपैरेटिव डाटा को यूज करना, तो ये सब सीखोगे आप एक मतलब बेहतर अप्रोच के रूप में, तो उनके लिए भी ये मदद करेगी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बताई है कि वहां पे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें ये है कि इसका निर्धारित शब्द सीमा में उत्तर लेखन, हाँ इस बात पे मैं थोड़ा सा फोकस करेंगे कि निर्धारित शब्द सीमा को कुछ जगह पे क्रॉस भी किया है ना, निर्धारित शब्द सीमा को कुछ जगह पे क्रॉस किया है ना। प्रश्न आपको लिखना था 100 शब्द में, 50 शब्द में, अब उसको हो सकता है हमने 120 शब्द में, 125 शब्द में किया है। ये जानबूझ के प्रयास किया है ना। इसमें क्या प्रयास था, निर्धारित शब्द सीमा में मतलब 80% 90% में निर्धारित शब्द सीमा है, कुछ जगह पे एक्सीड हुई है, निर्धारित शब्द सीमा एक्सीड हुई। एक्सीड होने का मतलब कि उस प्रश्न की सारी अप्रोच को समझ जाओ, एक बात। दूसरा कि अगर आप उत्तर लिख रहे हो तो सीधे सीधे उसको छाप दो, अगर आपको लगता है पूरा छाप भी देंगे तो कुछ चीजें तो या तो आप भूल जाते हो पढ़ते समय, एक बात। दूसरी बात कि आपको लग रहा है ना, दूसरी बात आपको वहां पे लग रहा है कि नहीं यार हम इसको पूरा याद भी कर लेंगे तो आखिरी वाले 2 पॉइंटों को हटा दें, तो ऐसा आप कर सकते हो इसमें। तो निर्धारित शब्द सीमा में अभी क्या है कि वर्तमान जो है पैटर्न के अनुसार जो प्रश्न दिया उन सारे प्रश्नों को इसमें ऐड किया। एक और बात यहाँ पे बोला, हाँ एक बात और कि इसमें ज्यादातर जो है वो टॉपिक का वर्गीकरण किया गया। टॉपिक का वर्गीकरण मतलब हिस्ट्री के एक साथ, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी 3 में आकर एक साथ, फिर 6 में आकर एक साथ, या 5 में आकर एक साथ, और 11 में आकर एक साथ, दोनों ही प्रयास किया है ना। नवीनतम तथ्य और रिपोर्ट आदि का प्रयोग किया है। ये चीजें हमने यहाँ पे इस किताब में देने का प्रयास किया। तो ये रफ आइडिया किताब के बारे में दिया है। साथ ही साथ इसमें एक और 2 चीज आएंगी कि भाई किताब 2019 के अनुसार है या 2021 के अनुसार। तो मैं ये बोलूंगा कि ये 2019 के अनुसार भी है और 2021 के अनुसार है। कैसे है, तो 2019 के अनुसार जो पूरा सिलेबस है वो लगभग कामोबेश 2021 का सिलेबस ही है। 2021 के सिलेबस के अनुसार इसको यूनिट में बांटा गया है, 2021 के अनुसार यूनिट में बांटा गया, लेकिन 2019 के भी सभी प्रश्नों को शामिल किया गया, एक बात। दूसरी बात कि 2019 में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपके सिलेबस में नहीं थे, है ना, मतलब अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे वहां पे देखें तो विश्व इतिहास, है ना, जैसे वहां पे देखें तो विश्व इतिहास, और फिर वहां पे देखें तो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है, एक्ट है ना, वहां पे अगर हम देखेंगे तो एक्ट है, या इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है। तो ऐसे जो टॉपिक है जो सीधे सीधे सिलेबस में अभी नहीं है 21 वाले में, तो इनके लिए एक विकल्प निकाला है, क्योंकि किताब का साइज बहुत बल्कि होना भी एक दुविधा बना हुआ था कि भाई किताब बहुत ज्यादा लेंदी ना हो जाए, लेंदी होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके ये जो टॉपिक है जैसे विश्व इतिहास, एक्ट है, तो इनके जो पुराने आए हुए प्रश्न है इनको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो आप जो दर्पण सिविल सर्विस का टेलीग्राम चैनल है उसको आवश्यक रूप से देख लें। तो ये एक रफ आइडिया हुआ, रफ चर्चा हुई किताब के संदर्भ में। अब इसका कुछ भी अगर हम देखें तो एक नजर में, सरसरी नजर में इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इस पे काम किया है और कहां कहां पे ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये किताब है, इसमें प्रयास किया है एकदम सटीक तरीके से। आप देखेंगे तो टू द पॉइंट लिखने का प्रयास किया है। जैसे मेगास्थनीज को देखें तो यूनान का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, इंडी का रचना की और आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रयास किया। जहां पे संभव हो सका है हमने भी कुछ डायग्राम, ग्रामेटिकल मतलब डायग्राम के माध्यम से इनको प्रयास करने देने का प्रयास किया है ना। चीजों को बेहतर तरीके से रखने का प्रयास किया जितने हो सके। जहां पे मैप की आवश्यकता लगी वहां पे मैप का प्रयोग किया है, जहां पे
डायग्राम की आवश्यकता लगी वहां पर डायग्राम का प्रयोग किया। टोटल ये किताब जो गई है इन सब के साथ लगभग 630 पेज की किताब आपको मिलेगी। आपको लगभग 630 पेज में ये टोटल किताब उपलब्ध हुई है। अब इसमें जो है ना, किताब में थोड़ा सा बल्कि मानी जाएगी 630 पेज की किताब, लेकिन मैं इसमें ये भी बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि यार पूरा हिस्ट्री में तो मुझे महारत है, मैंने हिस्ट्री किया, बहुत अच्छा विशेषज्ञ हूं, मुझे लगता है सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे साइंस के कुछ प्रश्न हो जो पुराने आए थे वो आपसे नहीं बन पाए हो, तो आप साइंस के प्रश्न देख सकते हो। आपको लगता है मेरा साइंस अच्छा है, तो हो सकता है आपके जो जनसंख्या वाले जो टॉपिक है उसके कुछ प्रश्न आए हो जो आपसे नहीं बनते हो, तो आप उसके प्रश्नों को देख सकते हो। प्रश्न कैसे आएगा, डाटा कैसे होगा, उन सब चीजों को आप यहां पे प्रयोग कर सकते हो, है ना, उन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हो। तो एक बेहतर तरीके से आपको वो करने का प्रयास करेंगे। अब इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, है ना, इसके साथ ही साथ हम देखें तो ये प्राइस मतलब जो बुक का प्राइस है वो 699 रुपए MRP डाला गया है। लेकिन किताबों के मार्केट में ये होता है कि हमेशा MRP पे नहीं मिलती है, अलग अलग बुक स्टोर पे कोई 10% छूट देता, कोई 20% देता, कोई 30% देता, कोई 40%। तो अगर मैक्सिमम 40% अगर कहीं पे छूट मिल रही है तो 420 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये 630 पेज की किताब 420 रुपए में उपलब्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप आराम से परचेस कर सकते हो। और आप जब इसको लोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे क्या किया गया है कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें तो ढेर सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आएंगे, है ना, जैसे ये सारे प्रश्न आपके यूपीएससी के प्रश्न है, तो आप अनसॉल्व लेने जाओगे तो ये पूरे यूपीएससी के प्रश्न है। ये आप देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी के प्रश्न यहाँ पे समाहित है, आईएएस के प्रश्न यहाँ पे समाहित है ना। साथ ही साथ हम देखेंगे तो अन्य जो पीएससी है उनके भी उत्तराखंड पीएससी के प्रश्न यहाँ पे समाहित किए गए हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी के लिए हमने ढेर सारे प्रश्न यहाँ पे क्या दिए हैं, प्रैक्टिस प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे उन प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में दिए हैं। तो ये देखिए ये पूरा बंच लगा हुआ है कि कितने प्रश्न, इसमें छत्तीसगढ़ पीएससी के भी प्रश्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये प्रश्न, साथ ही अब आप ये देखेंगे तो ये 3 अंक के प्रश्न इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 3 अंक के प्रश्न क्या हो सकते हैं, 3 अंक में कितने प्रश्न आ सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 या 6 अंक के प्रश्न भी आपको दिए हैं। तो ये एक प्रकार से आपको सामने मिलेगा कि बेहतर तरीके से देने का प्रयास है। इसके सैंपल अवेलेबल करवा दिया है, इसकी ई बुक भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ई बुक दर्पण सिविल सर्विस के ऐप पे आपको मिल जाएगी। किताबें लगभग मंगलवार से बुक स्टोर पर मिलना चालू हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जैसे मान लो हो सकता है कि ये किताबें सिंगरौली ना पहुंच पाए इतनी जल्दी, तो आप फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट से भी उसको बुलवा सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी लगभग अगले 2 से 3 दिन में हम इसको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से उसको ले सकते हो, उसकी लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ई बुक के रूप में दर्पण सिविल सर्विस पे अवेलेबल रहेगी, तो आप ई बुक से भी ले सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी, मुझे लगता है कि एक चर्चा हमने यहाँ पे रख की है, तो आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लीजिए, जरूर आपकी मदद करेगी।